Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiaq from Hadaf Group of College Peshawar. Dear student, जिस तरह कल लेक्चर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये सेकेंड ईयर का कोर्स है और हमारा चैप्टर चल रहा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया है और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं कि द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्या? नेफ्रॉन। जिसका नाम हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन की अगर डिफिनीशन हम करें तो किस तरह है डिफिनीशन? द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। क्या है? कौन है? बेसिक, बुनियादी यूनिट हम इकाई को कहते हैं। किस चीज का? स्ट्रक्चर का भी। स्ट्रक्चर की मतलब है साफ, एंड फंक्शन और फेल जो काम करता है किसका? किडनी का। कौन है? नेफ्रॉन है। या हम यो भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम। तो हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारा जो किडनी है वो किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है। और फंक्शन उसमें कौन करता है? फंक्शन भी कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। जिस तरह हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह नेफ्रॉन भी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का, या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, या यूरिनरी सिस्टम का। तो इसमें अभी तक कंफ्यूज नहीं होना है कि नेफ्रॉन क्या है और न्यूरॉन क्या है। नेफ्रॉन तो मैंने आप लोगों को बताया, जबकि न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। वो क्या है? नर्वस सिस्टम का यूनिट है। और नेफ्रॉन किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? हमारे पास किडनी का, या यूरिनरी सिस्टम का, और या एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब याद रखें कि ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब कभी कभी ईटा में आ जाते हैं एमसीक्यूज कि ईच किडनी कंटेन डैश नेफ्रॉन, तो उसमें तो 1 मिलियन आता है। लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, तो उसमें आ जाता है ह्यूमन किडनीज कंटेन डैश न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन ए में लिखा होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो आप लोग फौरन हो जाते हैं कि 1 मिलियन ही बुक में लिखा है। लेकिन वहां पे आप लोगों उसका स्टेटमेंट सही पढ़े, उसमें लिखा होता है ह्यूमन किडनीज। दोनों किडनी में फिर कितने हो जाएंगे? बोथ किडनीज में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन। ये बेटा याद रखे कि अगर दोनों किडनी का कहा जाए तो उसमें फिर एक किडनी में 1 मिलियन, तो दो किडनी में कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का हमने ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। अब नेफ्रॉन किस चीज से बना है? नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज रीनल कार्पसल। रीनल मीन्स किडनी। मेडिकल वर्ड में किडनी को हम रीनल कहते हैं। अब एक हो गया रीनल कार्पसल, एंड द सेकंड वन इज नोन एज रीनल ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूबुलर सिस्टम है, ये कार्पसल और ये ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्पसल अगेन डिवाइड हुआ है किसमें? ग्लोमेरुलस में और बुमेन कैप्सूल में। यह रीनल कार्पसल इन दो चीजों से बना है, जबकि रीनल ट्यूब्यूल्स बना है किससे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
loop of Henle's, distal convoluted tubule and collecting ducts है। तो let's move toward the next boot ताकि हम देखें कि रीनल कार्पसल क्या है, किस तरह फंक्शन करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम सबसे पहले निफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कार्पसल। क्या कहते हैं, रीनल कार्पसल। उसको हम डिस्कस करते हैं। रीनल कार्पसल इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहला है ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड वन इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। रीनल कार्पसल बना हुआ है किस चीज से, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। जिस तरह आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास ये एरिया, दिस इज नोन एज व्हाट, मैंने इसको खाली छोड़ा है, ये ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ये दोनों ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल क्या है, असल में इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ निफ्रॉन है। इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ निफ्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ब्लड हार्ट पंप करता है और टुवर्ड्स किडनी भेजता है, मैंने आपको बताया था कि ईच हार्ट बीट के साथ कितना ब्लड किडनी में आता है, 20%। कितना ब्लड, 20%। तो ये ब्लड प्रेशर के साथ आता है ग्लोमेरुलस में विद द हेल्प ऑफ एन आर्टेरियोल विच इज नोन एज एफेरेंट आर्टेरियोल। ए से स्टार्ट होता है। एक एफेरेंट आर्टेरियोल है जिसमें ग्लोमेरुलस को ब्लड एंट्री करता है। इस बात को, इस पॉइंट को अच्छी तरह सुने। एफेरेंट आर्टेरियोल में ब्लड एंट्री करता है टू ग्लोमेरुलस, जबकि इफेरेंट आर्टेरियोल में ग्लोमेरुलस से ब्लड लीव करता है, निकलता है। ए सबसे पहले आता है ई से, तो इस तरह आपने याद करना है कि ए कम्स बिफोर ई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्लोमेरुलस में ब्लड एंट्री होगा तो उसके लिए ए होगा। ये एमसीक्यूज में आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए वाला है या ई वाला। तो हमेशा याद रखो ई से पहले ए आता है तो पहले ए एंट्री कौन करेगा, एफेरेंट आर्टेरियोल से, और इफेरेंट आर्टेरियोल से लीव करेगा। अब जब ब्लड आता है तो फिल्टरिंग कंपोनेंट क्यों कहते हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को, तो इस ग्लोमेरुलस पे प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है तो ये फिल्टर आउट हो जाता है टुवर्ड्स द बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल की तरफ चला जाता है। अब अगर आप देखें ग्लोमेरुलस है क्या, कैपिलरी टफ्ट, टफ्ट कहते हैं गुच्छे को, जिस तरह अंगूरों का एक गुच्छा होता है, ये कैपिलरी से बना हुआ एक गुच्छा है जिसका काम होता है that received blood from afferent arteriole। यहां पे लिखा है देखो, that received blood from afferent arteriole and leave blood from efferent arteriole। और ग्लोमेरुलस से जब निकलेगा ब्लड तो किससे होगा, efferent arteriole से निकलेगा। किससे, efferent arteriole से। अब आ जाए बोमेन्स कैप्सूल पे। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह कप शेप भी कह सकते हैं, सी शेप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है जिसमें ये ग्लोमेरुलस बंद है, इसको हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लूजेस, जिसने बंद किया होता है किसको, ग्लोमेरुलस को। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये बोमेन्स कैप्सूल होगा। क्या, बोमेन कैप्सूल। अब इस बोमेन कैप्सूल में क्या है, इसके एंडोथेलियम में यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं, कंटेन पोडोसाइट सेल अराउंड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज के इर्द गिर्द इसमें क्या होते हैं, पोडोसाइट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं,
पोडोसाइट सेल्स। और एस ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होते हैं ये पोरस होते हैं। क्या होते हैं? पोरस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स। और साथ में इन पोडोसाइट सेल के दरमियान गैप भी होता है। इन पोडोसाइट सेल के दरमियान गैप, यहाँ पे पोर्स इन कैपिलरी प्लस गैप्स इन बिटवीन पोडोसाइट सेल्स। ये क्या करता है? इज क्वाइट लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है। फिर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि इजीली फॉर एनी सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। इसकी वजह से हर एक सब्सटेंस ब्लड प्लाज्मा में आसानी के साथ डिसॉल्व होता है। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली ब्लड प्लाज्मा में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जब डिसॉल्व हो जाते हैं फिर फ्रॉम ब्लड दे गेट इनटू द कैप्सूल, फिर वो ब्लड से इस कैप्सूल में आ जाते हैं। जब इस कैप्सूल में ये आ जाते हैं फिर इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस को क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल में फिल्टर आउट हो जाते हैं, फिर इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये बोमेन कैप्सूल में आ गया। बोमेन कैप्सूल के बाद जो पोर्शन आ रहा है वो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स का हिस्सा है। यहाँ पे डायग्राम में मैं सिर्फ समझाऊंगा, नेक्स्ट बोर्ड पे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी मैंने लिखा है, का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल साइड पे होता है ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये नीचे आके देखो, नीचे आके यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं लोप ऑफ हेनल या हेनल्स लोप। अब इस लोप ऑफ हेनल को जो ऊपर से नीचे आ रहा है इस एरिया को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लिम्ब में मिनरल या साल्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये पॉइंट याद रखें, जब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे या यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसमें आपको ये पॉइंट दोबारा आएगी। तो अब इसे इसको याद रखें। फिर ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। डीसीटी मींस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल पोर्शन पे होता है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट फिर यूरिन को कहाँ पे लेकर आ जाते हैं? पेल्विस में। पेल्विस के बाद ये यूरिन कहाँ जाता है? यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए आउट हो जाते हैं। यहाँ पे एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद होते हैं और ये वाजा रेक्टा जो लोप ऑफ हेनल के साथ यू शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये चीजें नीचे आती है और ये ऊपर। इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इसको भी हम कब पढ़ेंगे? जब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले कौन आता है? ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस में दो आर्टेरियोल्स, एक एफेरेंट आर्टेरियोल, एक इफेरेंट आर्टेरियोल। दूसरा है हमारे पास बोमेन कैप्सूल। क्या? बोमेन्स कैप्सूल। क्या? ये। और हमारे पास जो थर्ड वन है जो रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या? प्रॉक्सिमल। ये नाम थोड़े मुश्किल है लेकिन आप इसको याद करेंगे फिर आसान हो जाएगा। और इसकी याद के लिए ये आसान होगी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर लोप ऑफ हेनल या हेनल्स लोप। फिर उसके बाद ये लोप ऑफ हेनल के डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। उसके बाद हम चले जाते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ। फिर लास्ट में हमारे पास जो आता है कलेक्टिंग डक्ट्स।
यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सारा सिक्रीशन ट्यूबुलर सिक्रीशन पे यहाँ पे होता है। तो अब जाते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये किस तरह होते हैं, कहाँ पे होते हैं, वो हम इसकी थ्योरी नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स। नाम से जाहिर है ये ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स है जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल को क्रॉस करके आगे जाता है। तो आगे जाते वक्त उसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है और आखिरकार सिक्रीशन होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सेकंड है हमारे पास लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप भी कहते हैं या हेनलेस लूप भी कहते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और साथ में कलेक्टिंग डक्ट्स लास्ट में। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिस तरह हमने उसमें पढ़ा कि जब आप ये यू शेप स्ट्रक्चर पेरियो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रा करता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया रीनल कार्पसल यहाँ तक। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट शुरू होगा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। क्या होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, कहां से स्टार्ट होता है? लीड्स फ्रॉम बुमेन कैप्सूल। ये देखो ये बुमेन कैप्सूल है, यहां से ये लीडिंग करता है, स्टार्ट होता है टू लूप ऑफ हेनल। और कहां पे आ जाता है? यहाँ पे। ये क्या है? यू शेप स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनल पे। कहां पे आ जाता है? लूप ऑफ हेनल पे। और ये भी याद रखे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? ऑफ नेफ्रॉन। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? नेफ्रॉन का। अंडरस्टैंड? और ये भी याद रखे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है उसमें से 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहां पे होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब यहाँ पे क्या होता है? लाइंड बाय एपिथेलियल सेल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं जिस में क्या मौजूद है? हैविंग ब्रश बॉर्डर। जिसमें क्या होता है? ब्रश बॉर्डर होते हैं। ब्रश बॉर्डर क्या है? ये ब्रश बॉर्डर क्या है? कंपोज्ड ऑफ माइक्रोविलाई, स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज माइक्रोविलाई। क्या? माइक्रोविलाई। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। अब इस माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि 80% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब ये माइक्रोविलाई करता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये माइक्रोविलाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो सके। तो हमारे पास ये माइक्रोविलाई क्या है? रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंक्रीज करता है। सो दैट इज अबाउट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेट्स कम टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप। लॉन्ग यू शेप ट्यूब है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, बिल्कुल इसको, तो मैं अगर इसको यहाँ पे निकालूं तो ये यू स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये लॉन्ग है और यू शेप ट्यूब है, लॉन्ग एंड यू शेप।
हाँ, मोर प्रोमिनेंट इन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ये वाज़े है किसमें? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में। क्यों? क्योंकि उसमें इसका जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये नीचे मेडुला तक गया होता है और उधर पायरामिड्स और पेल्विस तक पहुंचता है। इस वजह से जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में लोब ऑफ हेनल लॉन्गेस्ट होता है, जबकि जो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन है उसमें शॉर्ट होता है। इस वजह से प्रोमिनेंट किसमें नजर आएगा? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम कहते हैं 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह, तो ये क्या होगा? डिसेंडिंग होगा। ये इसका है डिसेंडिंग लिम्ब लोब ऑफ हेनल का, और ये वाला जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये होगा इसका असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ये मेन काम क्या करता है? ये लोब ऑफ हेनल दो फंक्शन करता है। एक तो फिल्टर करता है साल्ट को, सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी ये साल्ट्स है, और दूसरा एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर, वाटर बैलेंस भी करते हैं। और ये दो फंक्शन कौन करते हैं? एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हेनल का फंक्शन क्या है, तो उसमें याद रखें कि यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है, और यहाँ पे साल्ट क्योंकि ये साल्ट्स के लिए क्या है? परमिएबल है। तो ये वाटर एंड साल्ट्स को मेंटेन करता है। क्या करता है? वाटर एंड साल्ट को बैलेंस रखता है ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जांपल वाटर ज़्यादा है या फॉर एग्जांपल कोई साल्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, और अगर कम है तो रीअब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली आप लिख सकते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का डिस्टल साइड पे जो है वो पार्ट है सबसे लास्ट में, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पे है? ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लीड्स टू कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ जा रहा है? देखो इसको देखो, ये कहाँ जा रहा है? लीड्स टू कलेक्टिंग डक्ट्स। CD मीन्स कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स पर क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट बिगेन्स इन रीनल कार्टेक्स। रीनल कार्टेक्स से स्टार्ट होता है, और आप लोगों को पता है कि रीनल कार्टेक्स कौन सा पोर्शन है किडनी का या नेफ्रॉन का? आउटर पार्ट ऑफ किडनी। रीनल कार्टेक्स से स्टार्ट हो जाता है एंड एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला, और कहां पहुंच जाता है? नीचे आके मेडुला, और मेडुला के कौन से एरिया में? पेल्विस में, रीनल पेल्विस में। अंडरस्टैंड? क्योंकि इस कलेक्टिंग डक्ट में फिर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यूरिन रह जाता है, और वो यूरिन को लेके जाता है टुवर्ड रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। अब फाइनली इट डिलीवर यूरिन टू रीनल पेल्विस, फिर ये फाइनली यहां से ये आ जाता है और कहां पे पहुंच जाता है? रीनल पेल्विस में। यूरिन डिलीवर्ड कर देता है रीनल पेल्विस में। वहां से जब ये कहां से चला जाता है? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, वो जब रिलैक्स होते हैं तो उसको अलाउ कर देता है टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जरिए हम पैर रिमूव कर देते हैं इसको। कल मैंने आपको बताया था कि जब प्रीवियस लेक्चर में कि जब व्हाट हैपन, जब एम्प्टी होती है क्या यूरिनरी ब्लैडर, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को मिक्टुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्टुरेशन, द एक्शन ऑफ यूरिनेटिंग। ठीक है, जब हम यूरिन को खारिज करते हैं इसको क्या कहते हैं? मिक्टुरेशन। मेडिकल वर्ड में इसको क्या कहते हैं? मिक्टुरेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमने किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट पढ़ लिया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था,
अब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो होगा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। क्या होगा? फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर नहीं सीखते तो आप फंक्शन भी नहीं सीख सकते। तो आज घर में एन डायग्राम्स को अच्छी तरह ड्रा करें ताकि कल का जो लेक्चर है वो आप अच्छी तरह समझ लें। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, या इसका दूसरा नाम है यूरिन फॉर्मेशन या फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम भी आ सकता है, और ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इंशाल्लाह कल हम क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तब तक के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।